सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हम पढ़े थे सैंपल पेपर को, जिसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि 23-24 का सैंपल पेपर है। बायोलॉजी का 044 सब्जेक्ट कोड का सैंपल पेपर है, जिसमें सेक्शन ए को हम पढ़ चुके हैं और अभी हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन बी को। जैसा कहा था कि सेक्शन बी में क्या होते हैं, टोटल क्वेश्चन नंबर होंगे 5 और हर क्वेश्चन होगा 2 मार्क का। तो बिना टाइम गवाए सेक्शन बी देख लेते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ, जो 17th नंबर का क्वेश्चन है उसको ले रहे हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो हार्मोनल रेगुलेशन होता है उस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इसको आपको कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग अब हो गई होगी कि ये क्वेश्चन हमारा 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तभी ये 2 मार्क्स को कवर अप कर रहा है। तो सबसे पहली बात कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, जब फेज स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी की। ठीक है, सिंपल कहूं तो जब बॉडी मैच्योर हो जाती है तो उस समय की है, जिसे हम प्यूबर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस कब होगा, जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पर रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब ये किस तरीके का हार्मोन होता है, ये हार्मोन होता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्लियर हो गया। तो सबसे पहली बात, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है, एज ऑफ प्यूबर्टी। क्यों होता है, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसका सीक्रेशन बढ़ जाता है। और किस तरीके का ये हार्मोन है, ये हार्मोन है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। फिर आता है जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग लेवल बढ़ जाता है तो होता क्या है, तो ये जो है ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। क्लियर हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, और ये 2 तरीके के हार्मोन को यहाँ पर स्टिम्युलेट करता है। कौन से 2 हार्मोन है, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे बोला जाता है LH, और दूसरा होता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जिसे बोलते हैं FSH। तो ये इसका रिलीजिंग बढ़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, 2 हार्मोन की रिलीजिंग को बढ़ा रहा है, यानी कि 2 हार्मोन को स्टिमुलेट कर रहा है, एंटीरियर ग्लैंड को पर एक्ट कर रहा है और 2 हार्मोन की सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा है। कौन से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन है ये क्या काम करता है, यानी कि LH का क्या काम होता है। LH काम करता है लीडिंग सेल्स पर। ठीक है, LH किस पे काम कर रहा है, लीडिंग सेल पर काम करेगा, और ये एंड्रोजन का सिंथेसिस भी करेगा। मेल हार्मोन है एंड्रोजन, एंड्रोजन का सिंथेसिस भी करेगा और एंड्रोजन का सीक्रेशन भी करेगा। ठीक है, अब एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इसका रिलीजिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया। फिर रही बात, अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फिर क्या काम है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है कि जो हमारे जो फॉलिकल्स हैं, यानी कि जो सर्टोली सेल्स हैं, जिनका काम होता है स्पर्म को नरिशमेंट देना, तो ये सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करेगा और जो यहाँ पर उसके सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा और उन फैक्टर को स्टिमुलेट करेगा जो फैक्टर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करेंगे। तो आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन अगर मैं जनरली कहूँ तो 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लिया आपने। सबसे पहला आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कब है, प्यूबर्टी में होता है और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। सेकेंड स्टेप, 2 टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज को स्टिमुलेट करता है ना। दोनों हार्मोन के आपके काम, ल्यूटिनाइजिंग का काम लीडिंग सेल्स पर काम करना है ये, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो क्या करता है, सर्टोरी सेल पर काम करता है। क्लियर हो गया। तो आपके 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन जो 18th नंबर का है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, DNA सेगमेंटेड क्वेश्चन भी आपको जरूर मिलेगा। तो आपका है, द डायग्राम बिलो शोज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पार्ट ऑफ अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ये पूरा हमें दिया हुआ है हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल। ये हीमोग्लोबिन चेन दी हुई है mRNA और ये DNA।
क्लियर हो गया। यहाँ पर VAL जिसका कोड हमें ये दिया हुआ है CAT, HIS, GTA, LEU यानी कि हार्मोन के नाम है, वेलिन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हो गया, ये अलग अलग हार्मोन के नाम है यहाँ पर, या अलग अलग एसिड्स के यहाँ पर क्या है, नाम है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो THR इसके लिए कोड है TGA, PRO, GGA, GLU, CTT और CTC GLU के लिए अगेन। VAL वेलिन है जो कीवर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, HIS हिस्टिडीन है, ल्यूटिसाइन है, चिरोनाइन है, प्रोलाइन है, ग्लूटामिक एसिड है। तो ये यहाँ पर हीमोग्लोबिन चेन में के जो अमीनो एसिड्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, चेन ध्यान में रखेंगे आप, मैं एक बार चेन को रिपीट कर दूंगी। यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इन द बेस T स्टार वाज सब्स्टिट्यूटेड विद A। क्लियर, मतलब ये वाले को रिप्लेस किया जा रहा है, T स्टार को रिप्लेस किया जा रहा है किससे, A से। ठीक है, ये कह रहा है इसको किससे रिप्लेस किया जा रहा है, A से। तो हाउ वुड इट अफेक्ट द हीमोग्लोबिन चेन, ये हीमोग्लोबिन चेन पर किस तरीके से असर डालेगा। तो देखिए चेन हम यहाँ पर देखते हैं और उस चेन से यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहली चीज ये है कि जो ये चेन हमें यहाँ पर दी हुई है, इसमें ये कह रहा है कि स्टार जो है, ये वाला T यहाँ से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो इसमें क्या चेंज आएगा, तो देखिए ये है CTT। ठीक है, अगर ये वाला T, क्योंकि स्टार इस पे बना है, अगर इस पे से इसकी जगह रिप्लेसमेंट हो जाए किसका, इसकी जगह आ जाए A, तो ये क्या हो जाएगा CAT। और CAT कोड किसका है, वेलिन का। CAT कोड किसका है, वेलिन का हो गया। तो वेलिन क्या करेगा, इसको यानी कि ग्लूटामिक एसिड, CTT कोड किसका है, ग्लूटामिक एसिड का। तो वेलिन क्या कर दे रहा है, ग्लूटामिक एसिड को पर्टिकुलर पॉइंट पर रिप्लेस कर दे रहा है। तो पहली बात तो ये कि ये चेंज आने वाला है। फिर रही बात, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, हाउ वुड अफेक्ट द हीमोग्लोबिन चेन, नेम द कंडीशन एंड द इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द अबव सब्स्टिट्यूशन। वही कह रहा है इस कंडीशन का आपको नाम देना है, बताना है, और आपको इसका प्रभाव बताना है कि क्या होगा। तो रही बात इसकी, चेन में चेंज आ गया, CTT CAT में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो वेलिन से ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, तो यहाँ पर जो ब्लड सेल है उसमें चेंज आ जाता है, और ये कॉज होता है, ये कॉज होता है सिकल सेल एनीमिया का, सिकल सेल एनीमिया का। वो यही पूछ रहा है क्या चेंज होगा। फिर है जो ये म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ये अब क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, यानी कि ध्रुवण इसका होगा, ये पॉलीमराइजेशन करेगा और एक तरीके का RBC में चेंज लेकर आएगा, यानी कि RBC के स्ट्रक्चर को ये चेंज कर देगा। और RBC का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, चेंज के बाद RBC का स्ट्रक्चर हो जाता है बाई कॉनकेव डिस्क के जैसा, मतलब इस तरीके का, एक कटोरे या इस तरीके का सिकल टाइप का हो जाता है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, सिकल सेल एनीमिया। समझ में आ गया। क्या करेगा, वेलिन ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर रहा है, कौन सा बीमारी हो गई, सिकल सेल एनीमिया हो गई। यहाँ पर RBC का यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हो जाता है, तो RBC का जो शेप है वो चेंज हो जाता है, और वो चेंज कैसा होता है, बाइकॉनकेव हो जाता है, यानी कि सिकल के शेप का हो जाता है, और इसीलिए इसको बोला जाता है सिकल सेल एनीमिया। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 19। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि द ग्राफ गिवन बिलो इंडिकेट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट L एंड सेकेंड डोज M ऑफ द वैक्सीन। ये ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में L ये इंडिकेट कर रहा है किसी बीमारी को लेकर जब पहली डोज दी गई। द करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी इज इंडिकेटेड बाई X एंड Y। जब पहली डोज दी गई तो ये रिस्पॉन्ड आया जिसको X से, और जब ये M दूसरी डोज दी गई तो ये रिस्पॉन्ड आया जिसको Y से इंडिकेट किया गया है। इंटरप्रेट द ग्राफ एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर सच अ रिस्पॉन्स शोन बाय द बॉडी। आपको इस ग्राफ को समझाना है, इंटरप्रेट करना है और बताना है कि ये ग्राफ का क्या मतलब है। तो देखिए
यहाँ पर दो कंडीशंस दी हुई हैं कि जब पहला डोज दिया गया है, जिसको एल कहा गया है या पहला वैक्सीन जो दिया गया है, तो बॉडी एक तरीके का रिस्पॉन्स शो करती है, और वो जो ये एक्स से इंडिकेट यहाँ पर किया गया है, जो ये रिस्पॉन्स एक्स से इंडिकेट यहाँ पर किया गया है, ये लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स यहाँ पर ग्राफ में भी दिख रहा है इन द कंपैरिजन ऑफ वाई। तो ये कैसा होता है रिस्पॉन्स? लो इंटेंसिटी का होता है। ठीक हो गया? क्योंकि अब ऐसा लो इंटेंसिटी का क्यों होता है? लो इंटेंसिटी का इसलिए होता है क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है एंटीजन प्रोटीन के जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है या इनएक्टिव है, उसके कांटेक्ट में फर्स्ट टाइम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो ये एक्स को पॉइंट को इंडिकेटेड कर रहा है, इस तरीके की सिचुएशन जो फर्स्ट डोज के बाद हमें दिखाई देती है, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी, ये ध्यान में रखेंगे आप, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक हो गया? अब रही बात, थोड़े समय बाद फिर से सेकेंड डोज या सेकेंड वैक्सीन दिया गया है, जब कुछ समय के बाद फिर से द सेम एंटीजन प्रोटीन द सेकेंड डोज फॉर्म यहाँ पर अप्लाई हुआ है, द बॉडी एलिक्ट्स द हाईली इंटेंसिफाइड, यानी कि तब वो यहाँ पर क्या कर रही है, वाई के फॉर्म में ये जो रिस्पॉन्स दिखा रही है, ये इसका रिस्पॉन्स कैसा है? सेकेंड रिस्पॉन्स है, और इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स है क्योंकि इम्यूनिटी को ही बूस्टअप करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये जो सेकेंड रिस्पॉन्स है यहाँ पर, तो ये लो इंटेंसिटी वाला था, लेकिन ये कैसा होगा? ये होगा हाई इंटेंसिटी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाई इंटेंसिटी का क्यों हो गया? देखिए, पहला जब डोज दिया तो उसकी मेमोरी में नहीं था, लेकिन जैसे ही उसको सेकेंड डोज दिया गया और बिकॉज ऑफ द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद द एंटीजन, द सेकेंडरी जो इम्यून सिस्टम है वो फास्टली और स्ट्रांगली यहाँ पर क्या कर रहा है? अपने आप को तैयार कर रहा है और वर्क कर रहा है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? जो भी इफेक्टिव पैथोजन है उनके एलिमिनेशन में कंपेरेटिवली प्राइमरी इम्यून सिस्टम के यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिवली उनका एलिमिनेशन करने की पावर उसमें आ गई है। क्यों आई है? बिकॉज ऑफ सेकेंड डोज। बिकॉज यहाँ जब सेकेंड डोज दिया जाता है तो इसको रिकॉल हो रहा है, अच्छा मुझे यहाँ पर बताया गया था कि ऐसा काम हो रहा है या ऐसा काम करना है, इम्यूनिटी लो हुई, यहाँ पर सेकेंड डोज आया तो इसको मेमोराइज हो गया, ओहो इस तरीके का मुझे काम करना है, ये यहाँ पर एंटीजन आ गया है या पैथोजन आ गया है, और इस पैथोजन को हमें यहाँ पर क्या करना है? खत्म करना है। तो इसलिए ये हाईली एक्टिविटी से काम करना शुरू करता था। सेम उसी तरीके से समझ लीजिए, आपके घर में फर्स्ट टाइम कोई गेस्ट आते हैं तो फर्स्ट टाइम जो भी आपके घर के बड़े होते हैं आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। सपोज आपके ताऊजी आए तो आपको इंट्रोड्यूस कराया कि बेटे आपके ये ताऊजी हैं, लेकिन जब वो आपके घर में सेकेंड टाइम एंटर करेंगे तो आपको रिकॉल आ जाएगा, अच्छा मुझे उस दिन बताया गया था ये मेरे ताऊजी हैं, तो आपको वो मेमोरी रिकॉल हो रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। यहाँ पर इंट्रोडक्शन था तो इसके लिए उसकी एक्टिविटी कम थी ना, सेकेंडली वो जान गया है इसलिए उसकी एक्टिविटी क्या है? बहुत हाई पावर की हो गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 28th क्वेश्चन। क्वेश्चन है द इमेज बिलो shows the result of plating bacteria in chromogenic medium after incorporating the gene of interest in plasmid. Some plates had blue colonies, some plates had white colonies. A single bacterium extracted from plate 1, 2, 3 is shown below. एक डायग्राम आपको दिया गया है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। मैं पहले डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक बैक्टीरिया को इंडिकेटेड है, सर्कल या ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो प्लाज्मिड को इंडिकेटेड किया है, और ये जो ब्लैक बार टाइप का है ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। इक्वल्स टू 3 अलग अलग प्लेट्स हैं, क्या मिलेगा? पहले ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, आपके पास सामने डायग्राम है और इसके ऑब्जर्वेशन पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 2 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्लेट और प्लेट्स विच इज आर वाइट, गिव अ रीजन। आपको इस प्लेट को आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि कौन सी प्लेट वाइट है और क्यों। देखिए, प्लेट 1, प्लेट 2 और प्लेट 3 हमें तीनों में थोड़े थोड़े चेंजेस दिख रहे हैं। यहाँ सर्कल के ऊपर जीन इंटरेस्टेड है,
यहाँ सर्कल के ऊपर जीन इंटरेस्टेड नहीं है, ना यहाँ प्लाज्मिड है और ना जीन है। सर्कल मीन टू से प्लाज्मिड, प्लाज्मिड पर जीन इंटरेस्टेड है, प्लाज्मिड है बट जीन इंटरेस्टेड नहीं है, और यहाँ पर ना प्लाज्मिड है और ना जीन इंटरेस्टेड है। तो आपका जो क्वेश्चन है इसे पूछा आइडेंटिफाई द प्लेट विच इज आर ब्लू सॉरी आर वाइट, गिव अ रीजन। तो प्लेट नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। देख लेते हैं। देखिए 1 के लिए क्या है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, साइडेज, ठीक है, क्या लिख रही हूँ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ब्लू कलर के लिए, ठीक है। जीन यहाँ पर इंटरेस्टेड है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जो साइट है वहां पर जीन इंटरेस्टेड है, और इसकी वजह से चूंकि जीन यहाँ पर इंटरेस्टेड है, इंसर्शन इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम यहाँ पर मिल रहा है, इंसर्शन ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। अगर एंजाइम एक्टिवेट होगा तो ये यहाँ पर ब्लू कलर देगा। अभी कहा किसकी वजह से, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की वजह से, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इनएक्टिवेशन हो रहा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो रहा है एंजाइम का, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लू कलर नहीं आ रहा है। तो पहला प्लेट हमें कैसा मिल रहा है, व्हाइट मिल रहा है। अब रही बात दूसरे में पूछ रहा है आइडेंटिफाई द प्लेट विच इज और आर ब्लू, गिव अ रीजन। प्लेट नंबर 2 है जीन इंटरेस्टेड नॉट, मतलब यहाँ पर जीन का कोई इंटरेस्ट नहीं है, शुरू में ही बोला। तो जब जीन का इंटरेस्ट नहीं है दैट मीन्स दैट इज अ ब्लू, क्योंकि इसकी वजह से ये इनएक्टिव हो जा रहा था और ब्लू कलर नहीं दे रहा था, तो व्हाइट था, तो ये ब्लू होगा। अब रही बात तीसरे में, ना तो यहाँ प्लाज्मिड है, कुछ है ही नहीं, तो फिर कलर क्या मिलेगा, केवल बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। जब तो यहाँ पर किसी भी कोई प्लाज्मिड ही नहीं है, तो आप एडिशनल आंसर चाहें तो यहाँ पर इसका कर सकते हैं। फिर आता है इसका लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन में है आपका बायोमास ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इज 5 ग्राम पर एम स्क्वायर which supports a large standing crop of zooplankton having a biomass 11 kg per m square. This is consumed by small fishes having biomass 25 kg per m square, which are then consumed by large fishes with the biomass 37 kg per m square. ओके, ये कंडीशंस दे दी हैं कि जो फाइटोप्लैंक्टन है 5 kg पर एम स्क्वायर, ये पूरी कंडीशंस आ गई। ओके, ना ये कह रहा है कि ड्रॉ एन इकोलॉजिकल पिरामिड इंडिकेटिंग द बायोमास एट ईच स्टेज, क्लियर, एंड ऑल्सो नेम द ट्रॉपिकल लेवल। आपको एक पिरामिड बनाना है, इकोलॉजिकल पिरामिड, जो इंडिकेट करेगा बायोमास को हर स्टेज में, और हर उसको आपको ट्रॉपिक लेवल को नाम भी देना है। मेंशन वेदर इट इज एन अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड, आपको ये बताना है कि ये किस तरीके का पिरामिड यहाँ पर होगा। तो एक आंसर के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूं। देखिए यहाँ पर ही कह रहा है कि जो लार्ज फिशेज हैं यहाँ पर इतना है वैल्यू, स्मॉल फिशेज इतना है, जू प्लैंक्टन इतना है, फाइटोप्लैंक्टन इतना है। तो ये जो वैल्यूज यहाँ पर बायोमास का जा रहा है, मतलब जैव भार, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रही हूँ, जो जैव भार है वेट वाइज, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, सॉरी प्राइमरी प्रोड्यूसर है, पी प्राइमरी प्रोड्यूसर के लिए इंडिकेट किया है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स है जिनका वेट बहुत ज्यादा कम है, इनको खा रहे हैं जू प्लैंक्टन फिशेज को लार्ज फिशेज, क्लियर। तो इनका वेट कितना है 4, जू प्लैंक्टन 11 kg पर एम स्क्वायर, स्मॉल फिशेस 25 kg पर एम स्क्वायर, लार्ज फिशेस 37 kg पर एम स्क्वायर। तो सीक्वेंस तो ये चेन में यही आता है, क्लियर। तो ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जू प्लैंक्टन्स जो छोटे छोटे लार्वा टाइप मान लीजिए, बहुत छोटे छोटे जो कीड़े प्राइमरी जो छोटे छोटे से पानी में मिलते हैं, ओके, जू प्लैंक्टन्स हो गए, और जिन्हें क्या कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। इन छोटे छोटे प्लैंक्टन्स यानी लार्वा टाइप को या बैक्टीरिया टाइप, ये जो छोटे छोटे से हैं, इनको किसने खाया, स्मॉल फिशेस ने, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर स्मॉल फिशेस, और लार्ज फिशेस हो गई टर्शियरी कंज्यूमर।
तो ये जो पूरा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से स्टार्ट होता है और लेवल क्या हो रहा है, अपग्रेडेड हो रहा है। अब इसमें से कई लोग ये कह सकते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं बना सकते कि हम फाइटोप्लैंक्टन को ऊपर रख दे। तो अब हमारा ये जो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि पिरामिड कैसा मिल रहा है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। क्लियर हो गया कि हम ये कह रहे हैं कि इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो फाइटोप्लैंक्टन अ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑल टाइम बेस पर होते हैं, तो आप उनको टॉप पर नहीं रखते, कंज्यूमर टॉप पर जाते रहते हैं। तो उसी तरीके से आपको ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी लेवल पर ही रखा जाता है, फर्स्ट ट्रोपिक लेवल पर रखा जाता है। इसलिए हमारा जो यहाँ पर बायोमास पिरामिड मिलेगा ये हमें मिलेगा इन्वर्टेड। ओके, नाउ इसका एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, जैसा कि शुरू में इंस्ट्रक्शन दिए थे और उसमें कहा गया था कि अगर आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन आपको मिल रहा है किसी क्वेश्चन में, मतलब आपको चॉइस मिल रही है, तो आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और उन्हें लगता है कि मार्किंग ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि मार्किंग भी नहीं होगी आपकी और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा जो आप किसी और आंसर को करने में लगा सकते थे। रही बात अगले की, अगला क्वेश्चन है use the information provided in the table given below to answer the following question। एक टेबल आपको दिया गया है जिसमें ट्रॉपिकल लेवल है, टॉप कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, प्रोड्यूसर्स। ओके, नेट प्रोडक्टिविटी एनपीपी जिसको बोला जाता है 50, 420, 4490, 45000। रेस्पिरेशन 35, 378, 4041, 40367। ये हमारा टेबल दिया हुआ है। टेबल में कहा है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो देखिए जो जीपीपी होता है वो जीपीपी नेट प्रोडक्टिविटी, सॉरी इक्वल्स, गलत लिख रही थी मैं, जीपीपी आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बताना है, तो जितनी नेट प्रोडक्टिविटी होती है जितना यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर एड ऑन कर देंगे 45000 और 40367। तो टोटल हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 7, 6, 3, 5 और 8। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी KJM -2 Y -1 पर ईयर के हिसाब से निकलती है कितना यूनिट मास में कितना पर ईयर यहाँ पर ये प्रोडक्टिविटी हुई है। तो उसकी यूनिट हमारी क्या होती है, ये मैं लिख दे रही हूँ, ये लिखी है वैसे तो यहाँ पर, ये यूनिट होती है पर एरिया में, मतलब यूनिट एरिया में पर ईयर। सेकेंडली ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एनालाइज द ट्रेंड इन द नेट प्रोडक्टिविटी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टॉप कार्निवोर्स। आपको एनालाइज करना है नेट प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कार्निवोर्स तक। ठीक है, गिव अ रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन। देखिए जो नेट प्रोडक्टिविटी है ग्रेजुअली रिड्यूसिंग, यहाँ से यहाँ प्रोडक्टिविटी देखिए ज्यादा है, जैसे जैसे ट्रॉपिक एरिया चेंज होता जा रहा है ये प्रोडक्टिविटी क्या होती जा रही है, यहाँ पर कम हो रही है। प्रोड्यूसर्स पे 45000 था, लेकिन टॉप कार्निवोर्स में ये कहाँ चला गया है, जैसे ट्रॉपिक लेवल चेंज हो रहा है ये केवल बचा है 50। तो ये इसका क्या होता है, ग्रेजुअली यहाँ पर रिड्यूस होती है। ठीक है, क्यों होता है, देखिए इसलिए होता है ये लॉस, क्योंकि जो भी लेवल है, कोई भी लेवल है, माना प्रोड्यूसर्स के बाद के वाला जो भी लेवल हम माने कि ये लॉस हम क्यों कह रहे हैं, कहाँ लॉस हो रहा है इसका प्रोडक्टिविटी का, तो एक तो होता है हीट लॉस, साथ ही साथ क्या होता है रेस्पिरेशन कर रहा है उसके लिए भी लॉस होगा। ये आपको इसलिए लिख दे रही हूँ यहाँ पर क्योंकि वो पूछ सकते हैं आपसे, क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है। व्हाट इज द मेन रीजन या व्हाट इज द रीजन व्हाई प्रोड्यूसर्स हैव नेट प्रोडक्टिविटी इज मोर देन द टॉप कार्निवोर्स। तो या टॉप कार्निवोर्स हैव लेस नेट प्रोडक्टिविटी इन अ कंपैरिजन ऑफ प्रोड्यूसर्स। तो लेस क्यों होती है, क्योंकि इनकी ये जो प्रोड्यूसर से यहाँ तक एनर्जी जा रही है, 2-3 रूल चलते हैं। एक चलता है 10% लॉ का रूल, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे में जब जाती है एनर्जी तो वो क्या हो जाती है,
10% कंज्यूम्ड हो जाती है। अब ऐसे ही जैसे जैसे हर लेवल पे कंज्यूम्ड होते चले जाती है, एक तो ये लॉ चलता है। दूसरा क्या होता है, कितना हीट लॉस किया उस ट्रोपिक लेवल पर। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन है उसमें भी लॉस होता है। तो ये सारा इससे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन के बेस पर दोनों आंसर। फिलहाल आज केवल सेक्शन बी, नेक्स्ट में हम यानी कि कल पढ़ेंगे सेक्शन सी को और आराम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपसे एक अपेक्षा जरूर करेंगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम उसमें क्या चेंज करें, ये सजेशन आप जरूर दीजिएगा। कोशिश ये है कि बिना किसी ताम झाम, बिना किसी अननेसेसरी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम पढ़ें, तो हम भी बड़े बॉदर्ड हो जाएंगे और हम पजल्ड से हो जाएंगे वो टेक्नोलॉजी के रेफरेंस में। हम चाहते हैं कि ऐसे ही पढ़ें जैसे हम बिल्कुल आमने सामने पढ़ रहे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। और कल सेक्शन सी के क्वेश्चन लेंगे, जिसमें कहा था कि हर क्वेश्चन क्या होता है 3 नंबर का होता है। हालांकि अब आपको क्वेश्चन पेपर तो याद होगा ही क्योंकि एग्जाम सर पर आ गया है। तो आप पढ़ते रहिए, आपके लिए बेस्ट विशेस है। और कल के वीडियो में जल्दी मिलेंगे कल के टॉपिक के साथ, सेक्शन सी बायोलॉजी सिंपल। लगातार आप साथ बने रहे, प्लीज वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।